अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि आप देखिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ना वो सेम है। यहाँ पर दोनों जो है ना, पहली जो बीम है उसकी भी वही इंटेंसिटी है और जो सेकंड बीम है उसकी भी वही इंटेंसिटी है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इंटेंसिटी को चेंज किया था। तो मतलब इसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, इसकी इंटेंसिटी कुछ और थी। अब हमने क्या किया, अब और फ्रीक्वेंसी सेम थी। यहाँ पे इंटेंसिटी डिफरेंट और फ्रीक्वेंसी सेम। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है कि सेम लाइट आपने यूज की थी। मतलब अगर आपने रेड लाइट यूज की थी तो रेड की दो बीम्स आप लेंगे। अगर आपने ब्लू यूज की थी तो ब्लू की दोनों बीम्स यहाँ पर यूज होंगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि ये आपकी रेड लाइट हो सकती है और ये आपकी ब्लू लाइट हो सकती है, यानी कि दोनों बीम्स का सेम कलर नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों बीम्स का सेम कलर होगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम है। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, कलर है। तो सेम फ्रिक्वेंसी का मतलब होगा सेम कलर की। जितनी भी आप लाइट यूज करेंगे उसका कलर क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आप रेड लाइट यूज करेंगे तो ज़ाहिर रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी तभी सेम रहेगी जब आप रेड को यूज करेंगे। अगर आप ब्लू यूज कर लेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब आपने फ्रिक्वेंसी को वो चेंज किया और इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट रखा तो आप देख सकते हैं इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कम है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने क्या देना है, नेगेटिव में हमने देना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने रोकना है। और इलेक्ट्रॉन को रोकना क्यों है, करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रुकेगा। अब नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपने ये जो टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आए वो जाएंगे वायर के साथ, तो उसको आपने नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट करना है। तब इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी तो वो फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि F2 की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और F1 की फ्रिक्वेंसी कम है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसका नेगेटिव वोल्टेज कम है क्योंकि यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ पर -9। अब आप ये बोलेंगे सर कि -9 तो छोटा होता है और -5 तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेज की बात कर रहे हैं। हम कोई सिंपल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो ये बड़ा है और ये क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है ये पॉइंट। जी सर। क्योंकि यहाँ पर हम मैथ यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब है लेस नेगेटिव और इसका मतलब है मोर नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको नेगेटिव पोटेंशियल आप इसको कम दी है, तो जब इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा तो ये फिजर है, इलेक्ट्रॉन्स को ये रोके कम रोकेगा। क्योंकि जितना आप उसको मोर नेगेटिव करेंगे उतना फिर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा फिर आप उसके इलेक्ट्रॉन को रोक सकेंगे। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, अगर आपने मैथ को यूज करना है कि अगर आप वही जो रूल आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं उस रूल के मुताबिक भी -9 छोटा है, सही बात है, और -5 बड़ा है। क्योंकि नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो आप दूसरे अल्फाज में इस तरह भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, तो हमें लो जो लो वाला पोटेंशियल वो ज्यादा चाहिए। क्लियर है पॉइंट, समझ रही हैं कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ मैथ बात करें तो ये छोटी क्वांटिटी है और ये बड़ी क्वांटिटी है। तो छोटी क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसका जो लो पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका लो पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब है इसके पास वो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। अब क्लियर है। जी सर। सर आपने कहा था कि इस टॉपिक पोटेंशियल है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी पे। हाँ जी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया है।
और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक है, जैसे ये मैंने आपको दो फोटो इलेक्ट्रॉन दिखा है, मैंने कहा कि अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपने इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, 20 में से 8 इसने क्या कर लिया, ब्रेक करने के लिए यूज कर लिया बॉन्ड को, बाकी जो 12 इसने लिए वो इसने एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इसको यूज कर लेगा। तो चूंकि इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो इसको रोकना मुश्किल है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसको आपने 8 इलेक्ट्रॉन वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए थे, तो इसको रोकना आसान है और इसको रोकना मुश्किल है। और चूंकि आप ये बात बता रही है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम। तो मतलब अगर आप फ्रिक्वेंसी कम करेंगे रोकना आसान, फ्रिक्वेंसी ज्यादा करेंगे तो रोकना मुश्किल है। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ अगर आप 5 फोटॉन्स देंगे तो 5 फोटॉन्स क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन 5 निकालेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सबके पास एनर्जी होगी, ज्यादा तो नहीं होगी या ज्यादा हो जाएगी? तो ही अगर होगी। वही होगी ना, अगर आप 100 कर दें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है। तो अगर 200 आ जाए तो 200 ने क्या करना है, 200 इलेक्ट्रॉन वो एमिट करेंगे, तो वो फिर 200 लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। तो इंटेंसिटी का बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो एमिटेड फोटोन उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि एनर्जी का आपने कितनी उसको रोकना है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो एनर्जी पे डिपेंड कर, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एक और बात मेरे माइंड में आ गई है कि जब आप लाइट फेंकती है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ये जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 फोटोन को फेंका तो ये 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकते। यानी कि एटम की लैटिस भी होती है ना, फिर ज़ाहिर है कि अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉन को आपने एमिट करना है, ये इलेक्ट्रॉन की कोलिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा हो जाए, एटम की लैटिस के साथ इसकी कोलिजन ज्यादा हो जाए, वो जो आपने एनर्जी दी थी वो कोलिजन में जाकर वो यूज हो जाए। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि जितनी आप उसको फोटॉन्स आप देती हैं, सारे के सब उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। यानी कि आप जो आपकी इनपुट है ना, ये तो अगर तो जो हम पढ़ते हैं कि जी हमने 100 फोटॉन्स दी है जो कंसेप्ट के मुताबिक है, तो 100 फोटॉन्स को क्या करना चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन को एमिट करना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी इनपुट और आउटपुट बराबर होगी। इनपुट आपकी 1000 की थी और आउटपुट भी आपको क्या मिल गई, 1000 की मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी इनपुट जितनी होती है आपकी आउटपुट में हमेशा क्या रहना होता है, कम ही रहना होता है। इसलिए अगर आप जितनी आप उसको लाइट दे रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रॉन वो एमिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो आप जब आप उसको देती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है ना, इस तरह करके। क्योंकि सारे वो वैलेंस बैंड वो, क्योंकि यहाँ पर मेटल है तो यहाँ पर आप वो वैलेंस वो शेल की बात करेंगे, क्योंकि वो बैंड तो होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जब इस तरह आप इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। तो एटम की जो लैटिस होती है, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा है कि लैटिस वो सारे एटम्स किसके अंदर होते हैं, लैटिस के अंदर होती हैं। तो एटम्स की जो लैटिस है उसके साथ भी कोलाइड करेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो वहां पर वेस्ट हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। क्लियर है? आपकी यानी कि आउटपुट आपकी कम ही रहेगी। ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। फिर है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वही आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी का आपने वो बात कर देनी है। वर्क फंक्शन हो तो मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी वर्डिंग वही है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाए तो फिर वेवलेंथ मिनिमम, लेकिन वेवलेंथ तो ज्यादा होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम वेवलेंथ हम बोलेंगे। अगर आपसे बोले कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर आप बोलेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड
टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। फिर आप मिनिमम का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि मैक्सिमम का करेंगे। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये हमने प्रूव भी कर चुकी हैं कि वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जितना एनर्जी में चेंज होगा ये इंसिडेंट है, ये मतलब ये वो ज्यादा एनर्जी फाइनल एनर्जी है और ये इनिशियल एनर्जी है। यानी कि ये लोअर शेल वाली एनर्जी है और ये हाई शेल वाली एनर्जी है। दोनों में जो डिफरेंस होगा उस हिसाब से इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन के वो इक्वल होता है। क्लासिकल आइडिया क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है कि इंक्रीज विद इंटेंसिटी, सभी आपको बताया था कि क्योंकि क्लासिकल कहती है कि एनर्जी हमारी कंटिन्यूस होती है। तो जब हमारी एनर्जी कंटिन्यूस होगी तो जाहिर है कि जैसे जैसे वो फिर एनर्जी उस पर इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे। इंटेंसिटी का मतलब है मोर पावरफुल, क्योंकि वहां पर तो फोटॉन्स का कंसेप्ट नहीं है ना क्लासिकल में। तो क्लासिकल के मुताबिक इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब क्या है कि आपने लाइट को मोर पावरफुल बना दिया है। तो जब आप मोर पावरफुल बनाएंगे तो फिर जाहिर है कि उसमें ताकत ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगी, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई आए तो फिर जाहिर है एक टाइम आता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन क्वांटम कहती है कि आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि क्वांटाइज होती है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फौरन हो जाता है, लेकिन वो कहता है यहाँ पर फौरन नहीं होता, कुछ टाइम लेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कहते हैं इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इंक्रीज विद इंटेंसिटी, दोनों का उल्टा है। फिनोमिनन एक्सप्लेन्ड एज पार्टिकल आर वेव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज अ वेव आप रिफ्लेक्शन भी देती हैं, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये जो पांच है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है पांच, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव की प्रॉपर्टी होती हैं। वेव ही क्या करती है, वेव रिफ्लेक्ट होती है, वेव रिफ्रैक्ट होती है, वेव इंटरफेयर करती है, वेव डाइफ्रैक्ट होती है। डाइफ्रैक्ट क्या मतलब होता है, क्या आपकी जो स्लिट्स होती है उसके गिर्द वेव्स का कॉर्नर्स के गिर्द आपको वो बेंड हो जाए, उसको क्या वो कहती हैं, बैंड हो जाती हाँ जी, है, डाइफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन। पोलराइजेशन, पांचों ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकती हैं कि वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। सर लाइट भी तो वेव बिहेव करती है। दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं। जब लाइट एज अ वेव बिहेव करेगी तो पांचों पे यस यस है ना, लेकिन नो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नो होगा जब लाइट एज अ वेव बिहेव करेगी। और जब लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी तो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होती है ना, जी सर। लेकिन रिफ्रैक्ट नहीं होते। ये नो ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब अपना पाथ चेंज कर लेना। सर ये आवाज कट रही थी, ये रिफ्लेक्शन का जरा दोबारा बता दें। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है जो स्लिट्स होती है, स्लिट का मतलब है नहीं, डायफ्रैक्शन सर, डायफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, जो लाइट एज अ पार्टिकल जब बिहेव करती है तो उसमें रिफ्रैक्शन क्यों नहीं प्रोड्यूस होता। एज अ पार्टिकल रिफ्रैक्शन। जी सर। जी सर, ये जो आपने नो लिखा है। अब देखिए रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, ये लाइट आ रही है ना, इसका पाथ रिफ्लेक्ट, ये अगर मीडियम है तो इसका पाथ ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन मीडियम की वजह से इसका पाथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये नॉर्मल से इसका थोड़ा सा पाथ बन बैंड। जाएगा, हाँ जी। जी। या टू वर्ड नॉर्मल होता है या वे पर नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टर। अब जब आप लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती हैं, दो पार्टिकल हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये इलेक्ट्रॉन है इसके साथ टकरा के वापस आ जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होती है, पाथ चेंज करना। क्या कभी ऐसा होगा कि ये जो दो पार्टिकल हैं तो ये फिर क्या करें, ये इससे के साथ आए और टकराने के बाद आपने इस तरह पाथ चेंज कर ले, टकरा के वो, कॉम्पटन इफेक्ट में तो हो।
सर कॉम्पटन इफेक्ट में तो भी तो हो जाता है कि जब पाथ तो चेंज नहीं ना होता, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वो डायरेक्शन पे वो स्कैटर्ड हो जाता है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है जी। वो स्कैटरिंग होती है। अब स्कैटरिंग आपने वो डिटेल में जाए ना, तो स्कैटरिंग में आप ये भी होता है कि फिजिकली भी कांटेक्ट करती हैं, और फिजिकली आप कांटेक्ट नहीं भी करते तब भी स्कैटरिंग हो जाती है। तो उसके आगे स्कैटरिंग की टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, मैं इसको कंफर्म कर लूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये आप ना मुझे पर्सनली वो मैसेज कर दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इस पर मजीद इसको कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। फोटो सेल, a device which electrical properties are affected by light, वर्किंग इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर आप विजिबल लाइट यूज करेंगे वो कब यूज करेंगे, सोडियम के केस में और सर वो पोटेशियम के केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था। में। ये हाई एनर्जी के लिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं, लो एनर्जी के लिए, मीडियम मॉडरेट। लो एनर्जी के लिए। अच्छा लो। मॉडरेट एनर्जी आती है कॉम्पटन पे, और हाई एनर्जी तो आती है वो कॉम्पटन फिर से हाई नहीं आती, नहीं, मॉडरेट मेरे होती है। से भी कंफ्यूजन आ रही थी। कॉम्पटन पे मॉडरेट ओके। होती है, और हाई पे आती है वो दूसरी, पेयर प्रोडक्शन। ओके सर। क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में आपको कितने चाहिए, 1.2 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पर आपकी हाई एनर्जी फोटोन आपको चाहिए, यानी कि गामा रे फोटोन आपको चाहिए। तब आपका वो क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन होता है। अगर आप एक्स रे यूज करेंगे क्योंकि उसकी मॉडरेट होती है, तो फिर आपको कॉम्पटन इफेक्ट मिलेगा। अगर आप उससे कम एनर्जी वाले यूज करेंगे तो फिर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। अगर आप सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल है तो फिर आप विजिबल लाइट यूज करेंगे, क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन वो कम होता है, क्योंकि मेटल्स हैं तो वर्क फंक्शन कम होगा। अगर आप सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर यूज करेंगे फिर आपको इंफ्रारेड लाइट आपको यूज करनी पड़ेगी। सेलीनियम और सिलिकॉन के लिए अल्ट्रा वायलेट है। अब जाहिर है कि यहाँ पर हमें लाइट नहीं में वो मतलब विजिबल लाइट हमें नहीं मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। अगर आप इंफ्रारेड लाइट यूज करें या अल्ट्रा वायलेट को यूज करें तो आपको हो तो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर मतलब आपको नजर नहीं आएगी। अल्ट्रावायलेट के बाद फिर क्या आता है, एक्स रेज। तो एक्स रे आप यूज करेंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको कॉम्पटन इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्ट्रावायलेट कॉम्पटन इफेक्ट नहीं देंगी, अल्ट्रावायलेट भी देंगी, लेकिन इनके जो कॉम्पटन इफेक्ट है ना, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता इतना। सारी लाइट ही इस तरह आप क्या ये भी कह सकती हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारी देती हैं, या कॉम्पटन इफेक्ट सारे ही देती हैं, लेकिन उनके जो देने वो बाकी जो है ना वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। अगर आप एक्स रे यूज करेंगे तब आपको ज्यादा जो कॉम्पटन इफेक्ट है ना, जो चेंज आया वेवलेंथ में, वो ऑब्जर्वेबल होगा। अगर आप अल्ट्रावायलेट को यूज करेंगे ये कॉम्पटन इफेक्ट आपको दे देगा, लेकिन इसमें जो चेंज इन वेवलेंथ आएगा ना, इंसिडेंटल वो फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन में, उसमें इतना वो माइनर सा चेंज आएगा तो वो आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। इसी तरह जो इनकी जो और लो एनर्जी है तो वो भी आपको जो देंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप इस तरह हाई एनर्जी यूज करती हैं तो वो भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे, लेकिन लेकिन जब आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देती हैं वो मतलब ज्यादा एनर्जी करते चले जाती हैं, तो फिर जाहिर है कि जब आप ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो फिर एटम के साथ क्या है वो फिर क्या करेगा, उसके साथ कोलाइड कर जाएगा। अगर आप लो एनर्जी रखेंगे ना तब आपको यानी कि ये आप कह सकती हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ लो एनर्जी पे मिलता है, क्योंकि हाई एनर्जी पे आप जाएंगे तो फिर जाहिर है वो आपको कॉम्पटन इफेक्ट या दूसरे में चला जाता है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये आपको हर एनर्जी पे मिल जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल कहाँ पे होते हैं, आपको एक्स रेज पे जाकर होता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आपको लो एनर्जी पे मिलेगा, क्योंकि जब आप एनर्जी हाई कर जाएंगे फिर वो कॉम्पटन में चला जाएगा या दूसरे में चला जाएगा, पेयर प्रोडक्शन में। क्लियर है। जी फोटो सर। इलेक्ट्रिक लो एनर्जीज के लिए कॉम्पटोन हर एनर्जी पे हो सकता है, लेकिन जितनी आप एनर्जी कम करेंगे, अब जैसे विजिबल लाइट है ये भी आपका कॉम्पटोन इफेक्ट देगी, लेकिन इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो
मतलब डोमिनेटिंग है, लेकिन इसका जो कॉम्पटाउंड इफेक्ट है वो बहुत ही माइनर है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आप उसको कह सकती हैं। इसी तरह जो इंफ्रारेड लाइट है, इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेटिंग है, लेकिन इसका जो कॉम्पटाउंड इफेक्ट है वो मतलब बहुत ही छोटा-सा है। इसी तरह जैसे आप जाते जाएँगे, तो उनके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होते चले जाएँगे और उसका जो कॉम्पटाउंड इफेक्ट वो ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि अगर आपने ज़ाहिर है रियल वाला देखना है, तो फिर आप एक्स-रे यूज़ करेंगे। लेकिन ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या अल्ट्रा वायलेट लाइट आपको कॉम्पटाउंड इफेक्ट नहीं दे सकती? तो आप आंसर करेंगे दे सकती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आपसे पूछते हैं कि जी क्या एक्स-रे है, वो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगी? दे सकती है। एक्स-रे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉम्पटाउंड इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है और उसका जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो अब कम हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। यूजेस फिर आप इसमें ये सारा यूज होती हैं। कॉम्पटाउंड इफेक्ट ये डेफिनेशन हो गई। अब इसमें चेंज क्यों आता है वेवलेंथ? या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि जो कॉम्पटाउंड इफेक्ट है ये कैसे प्रूव करता है कि पार्टिकल नेचर है? चलिए सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बताएं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रूव करता है कि जी हमारे यहाँ जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है। सर क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिट होने से क्या प्रूफ हो जाएगा? किस तरह प्रूफ होगा ये पूछ रहा हूँ। अब देखिए अगर तो लाइट होती वेव, अब लेट्स सपोज हमारी लाइट क्या है? वेव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसने लाइट ने क्या फिर जाहिर है कि जब लाइट है तो लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट करना, रिफ्रैक्ट वगैरह वगैरह। तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो अगर ये हमारा होता, लाइट हमारी क्या होती? वेव होती। तो फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन इसने एमिट नहीं था होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वेव है, क्योंकि आपने देखा था जो वेव आती है ना, ये मूवमेंट नहीं क्रिएट करवा सकती, यानी ये किसी चीज को मूव नहीं करवा सकती। आप जैसे कोई भी वो फेंकना शुरू कर दे वेव, तो वो किसी चीज को मूव नहीं करवा सकती। लेकिन अगर वो मूव तभी करवाएगी जब उसके पास पार्टिकल नेचर होगा, क्योंकि जब पार्टिकल नेचर होगा तो ये क्या करेगी? ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। तो जब कोलाइड करेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो ये फिर एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बात याद रखना है। एब्जॉर्ब एटम करता है। ये जब आप फोटोन फेंकते हैं ना, तो एटम है, आप ये बुक में वर्ड भी लिखा होगा, एटम क्या करता है? एटम फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया फिर तो हम वो प्रूफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल एब्जॉर्ब तो नहीं ना होते। कि जैसे आप कोई भी या पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल पे फेंके, क्या वो एब्जॉर्ब कर लेगा? नो। तो इन दोनों की कोलिजन होती हैं, तो कोलिजन होंगी तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी का जब, और ये होती है इलास्टिक कोलिजन। आपने एक और यहाँ पे चले एमसीक्यू आ जाता है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं, यानी कि सारी की सारी एनर्जी का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारी और इनका एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये फिर ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको जाकर मिल जाएगा। क्लियर है? इस जी तरह सर क्लियर है। इस तरह जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या करता है? वो प्रूव करता है कि हमारा वो पार्टी का नेचर रखती है लाइट। आप क्वांटम इफेक्ट का बताएं। क्वांटम इफेक्ट में भी कोलिजन होती है। वही बात आ गई ना कि आपने रास्ते में क्या रखा हुआ है? आपने रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और आप इस पे क्या फेंक रहे हैं? आप इस पे एक्सरे फेंक रहे हैं। अब अगर तो ये वेव है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर ये पार्टिकल है तो फिर ये क्या हो, ये दोनों के जिस तरह दो पंक्ति हैं, दोनों को मारें तो एक इस डायरेक्शन में चला जाता है और एक इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये वाला चला गया,
और ये आपका फोटोन चला गया एक्सरे। तूने ये देखा कि जो एक्सरे फोटोन है इसकी एनर्जी चेक की, या उसमें दूसरे अल्फाज में कह लेना वेवलेंथ में चेक की कि पहले इसकी वेवलेंथ जो वो क्या थी, छोटी थी, अब इसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो गई है। बड़ी वेवलेंथ होने का मतलब क्या है, इसमें वेवलेंथ में चेंज आया ना, डेल्टा लैम्डा आया है। तो यानी कि पहले इसकी वेवलेंथ छोटी थी, अब इसकी वेवलेंथ बड़ी हो गई है, तो वेवलेंथ में चेंज आ गया है। उस चेंज को आप बोलते हैं कॉम्पटोन चेंज या कॉम्पटोन शिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो चेंज आया है ये बता रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि पहले इसकी वेवलेंथ बड़ी, पहले इसकी वेवलेंथ छोटी, छोटी वेवलेंथ एनर्जी हाई, यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी तो एनर्जी लो। तो क्योंकि पहले इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, अब इसके पास एनर्जी कम हो गई है, तो वो एनर्जी कहाँ पे गई, उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसने अपनी मोशन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज किया और वो मूव करना शुरू कर दिया। तो यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर तभी होगा ना जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, इन द सेम वे जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या कि यहाँ पर दोनों ने कोलाइड किया है, तभी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का, क्योंकि वेव इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक नहीं पहुंचा सकती। क्लियर है? जी सर। सर इनका जो कोलिजन है इलास्टिक तो नहीं होगा ना फिर? नहीं, इलास्टिक होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। सर क्या एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉन इनइलास्टिक हम भी होता है। यहाँ सर क्या इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से बाहर निकाल सकते हैं, जिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और उसने उसको जो ज़ाहिर फोटॉन है है उसको कि स्ट्राइक किया। नहीं, ज़ाहिर है कि यहाँ पे वैसे तो इलेक्ट्रॉन निकाल के नहीं ना रखा, वो ज़ाहिर है उसने सैंपल यूज किया है, तो सैंपल के अंदर फोटोन, एक्सरे फोटोन जाएगा, वो फिर सारा वो इलेक्ट्रॉन को मिट करवाएगा, वो सारा वही बात है। अब ये वाली तो बात नहीं है कि आपने इस तरह इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दिया, ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ये एक्सरे सोर्स है, या आप फिर आगे उन्होंने स्लिट रखी हुई है ताकि आपकी जो वेव लेंथ है वो क्या बन जाए, वो मतलब यूनि डायरेक्शनल हो जाए। तो यहाँ पर फिर आपने क्या रखा है, यहाँ पर एटम आपने रखा हुआ है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन का वो निकल गया और निकल के वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, वो सारी बातें हैं। सिंपल तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं ना रख सकते। अ- अच्छा सर, वो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मतलब कि दो डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव क्यों मोमेंटम नहीं को कर कंजर्व सकते? करने के लिए ना। अच्छा, ठीक है सर। Compton fact is only observable with X-ray of high energy photon, जिनकी एनर्जी इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, उस पे फिर आपको जो कॉम्पटन फैक्ट आपको ऑब्जर्व मिल जाएगा। और आर्डिनरी लाइट के पे ये आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, होता है आर्डिनरी लाइट भी कॉम्पटन फैक्ट देती है, लेकिन ऑब्जर्वेबल कॉम्पटन फैक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये फिर फार्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना उसमें शिफ्ट आया है। सर ये शिफ्ट क्या शो कर रही है, चेंज जितना को, भी चेंज हुआ है? मतलब ये कहना कि ये जो वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ पहले बड़ी है, छोटी वेवलेंथ है, अब उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, मतलब उसमें कितना शिफ्ट आ गया है, कितना शिफ्ट आया है, तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो गई है। सर ये मैंने पहले एमसीक्यूज किया था, ये इस फार्मूले से, कंपोनेंट शिफ्ट वाले से 180 पे मैक्सिमम एंगल बनेगी या 90 पे? एक मैंने एमसीक्यू सोल्व किया था, वो वहां पे 180 पे हो रहा था और एक में 90 पे। अगर आप 90 पुट करें तो cos 90 क्या होता है, 0। तो फिर आपको जी रिजल्ट जी। क्या मिलता है, H/m0c। एम नॉट सी। और ये आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको अगर लैम्डा सी से कहती हैं। अब अगर आप 180 हो जाए तो 1 + 1 हो जाएगा, तो फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 लैम्डा सी हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम कॉम्पटन वेवलेंथ है उसका डबल हो जाएगा 180 पे। 90 पे मैक्सिमम होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाए तो हम 90 पे 90, रखेंगे या 180? 90 पे, 180 अच्छा पे तो ठीक है। डबल है ना, ठीक है सर। क्योंकि 180 पे जो वो मैक्सिमम का डबल है, क्योंकि ये पहले मैक्सिमम होगी ना, तो ये मैक्सिमम का 90 पे 180 पे आपको डबल मिलेगा, तो इसलिए आपने 90 पे टिक करना है, क्योंकि 90 पे आपको जो मैक्सिमम कॉम शिफ्ट आपको मिलेगी
और 180 पे मैक्सिमम का आपको डबल मिलेगा। यानी कि अगर आप ये लैम्डा सी हासिल करना चाहते हैं ना, लैम्डा सी क्या होता है, एच ओवर एम नॉट सी, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको 90 डिग्री पे मिलेगा। क्वेश्चन की नौयत के हिसाब से आपने को देखना है। अगर आपको ये फार्मूला हमको पूछ रहा है तो वो फिर 180 पे जाके मिलेगा। अगर वो दूसरे अल्फाज में पूछ रहा है कि आपको एंगल दिए जाएंगे 0, 90 और 180 और आपसे पूछा जाए इन गिवन एंगल्स में हमें मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट कहाँ पे मिलेगी, फिर ज़ाहिर है वो 180 पे मिलेगी ना, क्योंकि 180 पे तो डबल मिल रही है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको जज करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट, यानी कि ये जो है ना लैम्डा सी, ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। MCQ आता है। लैम्डा मैक्स की वो मैक्सिमम क्वांटम वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है। पे प्रोटेक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ द फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन, यानी कि आपका जो फोटोन है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। एक नहीं बन सकता, दो ही बनेंगे, क्योंकि फोटोन क्या होता है हमारा, चार्ज लेस होता है ना। तो ज़ाहिर है ये जब वो डीकम्पोज होगा तो ये भी जो मटेरियल प्रोडक्ट बनाएगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी चार्ज लेस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है, अगर आप ये तो सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को वायलेट कर जाएगा। अगर पॉजिट्रॉन ना बने, पॉजिट्रॉन बनेगा तब हमारा ये जो पेयर है वो दोनों मिलेंगे, तो तब हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन तब होगी। तो इसलिए दोनों ही अमिट होंगे। और आपको फिर क्या चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए अगर आपने पे प्रोडक्शन करवानी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ज़ाहिर पॉजिट्रॉन उसकी भी एनर्जी इतनी होगी। तो इसलिए क्योंकि दो अमिट होने हैं ना, तो इसलिए आपको जो आपने फोटोन यूज करना है उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपकी इसकी एनर्जी कम है तो एनर्जी ज़्यादा तो नहीं ना हो सकती, बाद में एनर्जी भी वो कंजर्व होनी चाहिए। तो जितनी एनर्जी इनिशियल है उतनी क्या होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए। दो लॉ हो गए। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन नीचे जाएगा। तो तीनों लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं। और अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा करते हैं तो वो फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पर वो यूज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे उन्हें दिखाया हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि आपने इतना हाई एनर्जी फोटोन इस पे फेंका है, अब आप फेंक रहे हैं न्यूक्लियस पे, पहले आप एटम्स की बात कर रहे थे, अब आप न्यूक्लियस पे फेंक रहे हैं। चूंकि इसके पास इतना ज्यादा वो है कि ये जो फोटोन है ये डीकम्पोज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए। ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और ये पॉजिट्रॉन की हो जाएगी। रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये होती है। अब ये वाला पॉइंट है हमारा, आपने ये भी मुझे मैसेज कर देना है, तो ये मैं आपको ना सर्च करके बता दूंगा, ठीक है। दो आपने मुझे मैसेज करने हैं। और इसकी जो जी सर। कंडीशन है ये आपकी 1.02 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर ये आपका होगा, अदरवाइज आपका ये नहीं होगा। अब जैसे आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे थे, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के भी क्वेश्चन है, डेमो जब आप कहीं कॉलेज में जाते हैं वहां पे भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रिटन एग्जाम में भी बड़े इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक फैक्टर आपको मिलेगा। इंटरमीडिएट एनर्जी होगी तो आपको आपको क्वांटम मिलेगी। 1.02 के बराबर या इससे ज्यादा होगी तो फिर आपको पेयर प्रोडक्शन मिलेगी। देखिए ये याद रखिएगा कि क्वांटम फैक्ट भी हर वो आपको मिलेगा और फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट भी आपको हर लाइट पे मिलेगा, लेकिन हमने देखना होता है डोमिनेटिंग इफेक्ट को। एनीलेट का मतलब क्या है, ये बड़ा ये पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज द रिवर्स ऑफ पे प्रोडक्शन। पे प्रोडक्शन का रिवर्स क्या होता है, वो होता है
annihilation of the matter, it is the Annihilation of reverse. matter. हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका जो फोटोन है वो मैटर में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पर उल्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके क्या करें, मैटर आपको क्या दे रहा है, आपको फोटोन दे रहा है। वहां पर फोटोन आपको मैटर दे रहा था, अब यहाँ पर मैटर आपको क्या देगा, फोटोन देगा। और पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, मटेरियलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। आप एनर्जी को क्या कर दिया, मटेरियलाइज कर दिया। ये भी पेपर में आया हुआ है कि मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी किसको कहती है, पेयर प्रोडक्शन को। क्यों, क्योंकि आपने ये जो एनर्जी है इसको आपने मटेरियलाइज कर दी, यानी कि पार्टिकल बना दी, यानी कि मैटर बना दी, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपने बना दिया। और एनिहिलेट का मतलब होता है तबाह हो जाना, कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये आपस में एनिहिलेट करेंगे, ये आपस में टकराएंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको 2 गामा फोटोन आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना, मोमेंटम को कंजर्व रखना है। अब चूंकि देखें ये जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो ये तो चार्ज लेस हो गए, यानी कि इन पे चार्ज नहीं है ना, तो जाहिर है कि गामा पे तो ऑलरेडी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर एक को गामा एमिट हो तो फिर आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो फिर आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं होगा। तो उस कंजर्वेशन को, वो लॉस को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर आपको 2 फोटोन गामा फोटोन ही मिट होने चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों की डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो इनकी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट ही होनी चाहिए। क्लियर है? जी सर। तो लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो कल फिर इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से ये भी कर लेते हैं। एंटी मैटर, ईच एंटी पार्टिकल, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, अर्थ का ब्लैक होल हो गया। तो यानी कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो कल हम वेव पार्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे।